बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन चार इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत साइफ़र केस में फ़ैसला महफूज हुआ था 8 नवंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ से वो फ़ैसला सुना दिया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। और ये एक्सपेक्टेड था, जिस तरह पहले इमरान खान साहब की ज़मानत मुस्तरद हुई थी और ज़मानत के उस फ़ैसले के ऊपर मैंने तफसीली वीलॉग करते हुए अपनी राय देते हुए ये कहा था कि मेरी नज़र में कानूनी तौर पर यह फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ज़मानत के जो असूल या कवानीन हैं ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी में डीपर एप्रिसिएशन करने के बाद अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया और फर्दर इंक्वायरी के टेस्ट को नज़रअंदाज किया। तो वो तो फ़ैसला हो चुका था, लेकिन क्योंकि अब प्रिंसिपल एक्यूज़ का एक फ़ैसला दे चुके हुए थे जस्टिस आमिर फ़ारूक, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को सेम केस में ज़मानत मेरे ख्याल में अब देना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वो अपना माइंड पहले डिस्क्लोज़ कर चुके हैं और बड़ी तफसील से ज़मानत का वो फ़ैसला लिख चुके हैं। जितनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तफसीलात में तो ट्रायल कोर्ट जाता है। गिल्ट का या इनोसेंस का फ़ैसला करते हुए ज़मानत के फ़ैसले में ये कुछ नहीं होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो इमरान खान साहब के ज़मानत के फ़ैसले में लिख दिया था, उसकी बुनियाद पर अब उनके लिए मेरे ख्याल में नामुमकिन था उस पोजीशन से रिवर्स होना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत का फ़ैसला भी आ गया है और उसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है। अगली स्टोरी, तफ्तीश के लिए नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई है इमरान खान साहब से, और उसमें जो 2-3-4 लोग हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। और ख़बर यह है कि 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल के हवाले से इमरान खान से तफ्तीश होगी। आई रियली होप कि तफ्तीश में ये चीज़ अब इस्टेब्लिश हो कि ये 190 मिलियन पाउंड था किसका, गया कहाँ पे, किसने उसको एडजस्ट किया बहरिया टाउन कराची के अकाउंट में, क्योंकि ये 190 मिलियन पाउंड जो है ये वाया इमरान खान की गवर्नमेंट व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ये गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मलिक रियाज साहब के बहरिया टाउन कराची के अकाउंट में। और जो पेमेंट उन्होंने देनी थी, जो ज़मीन की पेमेंट उन्होंने करनी थी, उस पेमेंट में इसको जो ख़बरें हमें ये बताती हैं कि एडजस्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये तफ्तीश करनी चाहिए नैब को कि जी ये जो पैसा है ये किसके थ्रू कहाँ पे एडजस्ट हुआ है, किसके अकाउंट में एडजस्ट हुआ है। तो वो अगर एडजस्टमेंट बहरिया टाउन कराची में हुई है तो बहरिया टाउन कराची मलिक रियाज साहब ही ओन करते हैं, और मलिक रियाज साहब का अगर पैसा NCA ने पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान को दिया था और हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस मलिक रियाज साहब को दे दिया, तो सबसे पहले तो वो पैसा रिकवर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप कहते हैं कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है तो उस पैसे को रिकवर कर लें। एंड हु स्टॉपिंग द गवर्नमेंट और द नैब टू डू दैट? क्या मलिक रियाज साहब से वो पैसा रिकवर करने की कोशिश की गई है? क्या उनसे तफ्तीश करने की कोशिश की गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट से वो पैसा वापस लेने की डिमांड की गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है? क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कोई सवाले से ख़त लिखा गया है, कोई पटिशन डाली गई है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का बनता है, मलिक रियाज साहब का नहीं बनता, तो बहरिया टाउन कराची के अकाउंट? तो जो बुनियादी इशू है वो तो अपनी जगह पे वैसे ही खड़ा है, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मूव है वो खेली जा रही है 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल के नाम पे। और वो मूव यह है कि इमरान खान साहब से तफ्तीश करें और उनको किसी तरह इस केस के अंदर नथी करें। तो अगर यही मकसद है और 190 मिलियन पाउंड रिकवर करना मकसद नहीं है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको यही इसी तरह से डेवलपमेंट होती है और इसी डायरेक्शन में चीज़ें जाती हुई नजर आएंगी। बहरहाल ये दूसरी स्टोरी। तीसरी स्टोरी बड़ी अहम है और वो है फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। और आपको पता है कि बुनियादी तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अब तो चीफ जस्टिस हैं, तो उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस सुनाया था और उसके बाद फिर रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई थी। अब जबकि वो चीफ जस्टिस बन गए हैं तो वही नज़रसानी की दरख्वास्तें बहुत सारे लोगों ने जो रिव्यू पिटिशंस फाइल की थी वो उससे दस्तबरदार हो गए, वापस लेना शुरू कर दिए, जिनमें से एक शेख रशीद भी हैं। और शेख रशीद आज पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए हैं, शेख रशीद के वकील भी पेश हुए हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस में जो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट है उसके जो अमल दरामद का केस है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और इस जजमेंट में बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे।
किसी दूसरे इदारे के इख्तियारात में या डोमेन में मुदाखलत ना करे या अपने इख्तियारात से तजावज़ ना करे। ये बुनियादी तौर पर इस जजमेंट का जिस्ट है, उसका खुलासा है, उसकी समरी है। तो इस जजमेंट के अमल दरामद की प्रोसीडिंग चल रही है कि हर इदारा अपने दायरेकार में रहकर काम करे। तो उस सिलसिले में अब जो रिव्यू दिया हुआ था, मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब ने भी या बाकियों ने भी, वो रिव्यू पिटिशन जो है वो बहुत सारी वापस हो चुकी हैं। शेख रशीद साहब ने आज वापस किया। इसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, और वो एज इट इज़ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो माहौल है और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई और जो सवाल पूछे गए और जो रिमार्क्स आए वो आप लोगों को पता चल जाए। लेकिन उससे पहले नहीं, उसके बाद ही करते हैं जो कुछ भी करना है। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से सवाल किया कि आपने नज़रसानी दायर क्यों की थी। इस पर इनके वकील ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट से कुछ गलत फहमियाँ हुई जिस पर नज़रसानी दायर की। अच्छा जी, इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान मजाक तो नहीं है, इस मुल्क को मजाक ना बनाया जाए कि जो दिल चाहे करें, पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नज़रसानी वापस लेने का कह दिया। नज़रसानी दायर करना तो ठीक है मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब फैसला है। अदालत ने शेख रशीद की नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज भी कर दी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है कि फ़लाँ केस में फ़लाँ फ़ैसला होगा। अदालत में सच कोई नहीं बोलता कि किसके कहने पर नज़रसानी दरख्वास्त की नफ़रतें फैलाकर फिर लोग खुद पीछे हट जाते हैं। सड़कें बंद करने और इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक़ में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं हम केस नहीं चलाना चाहते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या मुल्क की मज़ीद खिदमत करेंगे अगर मौका मिला तो। इस पर शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्टम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया और कहा कि हम आपसे नहीं, आपके वकील से बात करें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप फिर से अवाम की खिदमत करेंगे या घर बैठ कर अल्लाह अल्लाह करने का फ़ैसला कर लिया। यहाँ केस मुकर्रर होना भी एक फ़ैसला होता है। मैं तो समझता हूँ सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब हम हैं। हम ये भी फ़ैसला, यहाँ ये भी फ़ैसला होता है कि कौन सा केस मुकर्रर होना है और कौन सा दबाना है। यहाँ ये तय किया जाता है कि आज दरख्वास्त आई है तो कल मुकर्रर करनी है। अदालतें अब ऐसे नहीं चलेंगी। शेख रशीद के वकील ने कहा कि आजकल तो अदालतों का यही हाल है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आजकल नहीं, ये मार्च 2018 की बात हो रही है। फैसलों से पहले भी फैसले होते हैं। जो ये समझा जाता है अदालतें कंट्रोल हो रही थीं, ये केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मालूम सबको है कि कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। मुल्क की दुनिया में जग हसाई का सामान बना दिया गया। मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, मुल्क के अंदर सब खुद ही दुश्मन हैं। बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े स्टेटमेंट्स हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दी। इस दौरान जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा कि शेख रशीद का नाम ISI की रिपोर्ट में था। शेख रशीद खुद पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों ISI के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की? क्वेश्चन मार्क। लो जी, इतना ही आसान है जस्टिस अतर मुनल्ला साहब के लिए कह देना, लेकिन ये कोई मतलब की बात तो नहीं है। जस्टिस अतर मुनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ पर अगर बैठे हैं ना, तो जितनी स्टेजेस से गुजर के ये वहाँ तक पहुँचे हैं और अब भी जो फ़ैसले ये कर रहे हैं और जो मामलात और हसासियत और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जस्टिस अतर मुनल्ला को भी बखूबी पता है। लेकिन बड़ा आसान होता है, आप बेंच पे बैठे हुए, यू सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी चीज़ों में आपको इम्यूनिटी भी होती है, तो ये कह देना बड़ा आसान होता है कि शेख रशीद ने उस टाइम पर ISI के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की। बहुत आसान है कह देना। जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन की बात और है। फैज़ हमीद साहब अब रिटायर हो गए, अब सिचुएशन और है। इफ्तिखार चौधरी रिटायर हुए हैं, फिर बात होती थी। तो इसी तरह जब कुर्सी पे बैठे हो तो बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया और बताया कि इंक्वायरी कमीशन फैज़ाबाद धरने के मुहर्रकात की तहकीकात करेगा। ये दूसरी खबर है जो मैं आपको देना चाह रहा था कि हुकूमत ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका हुआ है और इसको लीड कर रहे हैं। इसके सरबराह हैं साबिक IG अख्तर शाह, साबिक IG ताहिर आलम इसके मेंबर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला साबिक जो हैं वो खुशहाल खान, वो भी इसके मेंबर हैं। अब ये जो इंक्वायरी कमीशन है उसने फैज़ाबाद धरने केस की, फैज़ाबाद की जो है धरने की के हवाले से अब तफ्तीश करनी है और उसके जो मुहर्रकात हैं उसकी तहकीक करनी है। तो ये सारा खुरा जो जा रहा है ना, ये जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है, कल वो मुइज़ अहमद की भी दरख्वास्त थी कि जनरल फैज़ हमीद के दौर में उनके कहने पे मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ
ये ज़्यादतियाँ हुई, कीमती सामान लूट लिया, फलाना टमकाना, और अब ये वाला खुरा भी सारा जा रहा है जनरल फैज़ हमीद की तरफ। ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना सिर्फ ये कि प्राइवेट सिटीज़न मोइज़ अहमद की तरफ से, बल्कि वफाकी हुकूमत जो निगरान इस वक्त है उसने भी 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इंक्वायरी कमीशन में वजारत दफा के किसी नुमाइंदे को क्यों शामिल नहीं किया गया। हुकूमती कमीशन या तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है या फिर नई तारीख लिखेगा। हमें उम्मीद है कि इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। TORs में ये क्यों नहीं कि कैसे एक साथ 9 नज़रसानी दरखास्तें दायर की गई। TORs में लें कि एक साथ नज़रसानी दरखास्तें दायर होना हादसा था या किसी की हिदायत पर हुआ। यानी कि उन्होंने ये भी कहा है कि TORs में इंक्वायरी कमीशन के ये भी शामिल करें कि जो 9 रिव्यू पिटिशंस आए थे फैज़ाबाद धरना जजमेंट के ख़िलाफ़, वो किसके कहने पे आए थे, और अब वो वापस भी लेना शुरू हो गए सारे। उसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत को इंक्वायरी कमीशन के TORs में एक इजाफा करने की हिदायत की। तो ये बड़ा टफ़ किस्म का मामला जो है, बड़े टफ़ तरीके से टफ़ हो रहा है जनरल फैज़ हमीद के लिए, और ये उस तरफ बढ़ रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी फ़ाल है, इसमें वफाकी हुकूमत भी फ़ाल है, इसमें प्राइवेट लोग जो उस ज़माने के कहते हैं कि हम विक्टिम्स हैं और हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, वो भी फ़ाल हैं। और इस वक्त ये सारी सूरत हाल जो है ये डेवलपिंग है, और जनरल फैज़ हमीद इस वक्त जो है इसकी तपश महसूस कर रहे होंगे। सर्टनली इस वक्त वो रिटायर हो चुके हुए हैं, और रिटायरमेंट के बाद इस वक्त वो घर में मौजूद है, मेरे ख्याल में चकवाल में ही होंगे पाकिस्तान में। और अब ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, एन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द आप सुने कि इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को तलब किया, या फिर GHQ से भी हो सकता है कि जनरल फैज़ हमीद को बुलावा आए, उनको बुलाया जाए या उनसे कोई बात की जाए। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट तो इस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चल ही रहे, फाल ही हैं, और इन केसेस को फैज़ाबाद धरना, अच्छा अब जो फैज़ाबाद धरना है ना जी, अगर लेटर एंड स्पिरिट में वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाए, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसीडिंग में ये सारी कार्रवाई इस वक्त हो रही है, और TR में एक टर्म का इजाफा करने का भी कहा है चीफ जस्टिस साहब ने, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं और हल हो जाएंगे। लेकिन अगर तो पिक एंड चूज़ होगा, और ये होगा कि सिर्फ इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जनरल फैज़ हमीद के दौर में जो कुछ एक इदारे की तरफ से या एक सिटिंग जनरल उस वक्त जो थे उनकी तरफ से मुदाखलत अगर कोई हुई थी, सिर्फ उसी के ऊपर गुफ्तगू होनी है या उसी के हवाले से इंक्वायरी होनी है, तो फिर एक और बात है। और अगर उसके हवाले से इंक्वायरी मिसाल के तौर पे हो भी जाती है और दूसरी कोई बात डिस्कस नहीं भी होती है, लेकिन उसमें एक फ़ैसला आ जाना, और मिसाल के तौर पे फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाना, इज़ गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंट जो कि कल को किसी और के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये चीज़ भी ज़हन में रखें, क्योंकि एक दफ़ा एक मामला टेकअप हो जाए और किसी एक के ख़िलाफ़ ही हो जाए और किसी एक दौर के हवाले से ही हो सामने, वो जब सामने आ गया और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, मिसाल के तौर पे एक फ़ैसला आ गया, तो फिर उस फैसले की बुनियाद पे किसी और के ख़िलाफ़ भी इवेंचुअली कार्रवाइयाँ जो हैं वो इनिशिएट हो सकती है। यू नेवर नो, पाकिस्तान में इसी तरह से होता है और इसी तरह से चलता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ये वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।